नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत तेज थी। ऐसे में अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सियासी दल के दावपेच के साथ ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं तमाम पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक्टिव हो गए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 50 घंटे से भी ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के शासित बुंदेलखंड क्षेत्र को साधने की पुरजोर कोशिश की। योगी सरकार और बीजेपी के लिए पीएम मोदी सबसे बड़ा चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ताकि चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान हो सके। पीएम ने एक महीने में उत्तर प्रदेश के 5 दौरे किए और इसके जरिए उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज पढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता से पीएम अब लगातार जुड़ रहे हैं और अब बीजेपी पार्टी लगातार अपनी साख मजबूत कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी मुख्य रूप से चारों तरफ अपने जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लगातार अपने पार्टी को और मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो कार्य बीजेपी पार्टी या फिर कहें कि बीजेपी सरकार द्वारा की गई है, उसका बखान चारों तरफ किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति से जुड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी इस बीच उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको जानकारी दें कि पूर्वांचल को तमाम बड़ी सौगातें दी गई, तो वही दूसरी ओर झांसी पहुंचे हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में जो लगातार चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इसका फायदा, इसका लाभ किसे पहुंचता है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि हम कृषि कानूनों को वापस लेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला माना गया। और उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई। तमाम बड़े बयान दिए गए कि चुनाव हित में ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो लगातार मुख्य तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और करोड़ों की सौगात आम जनता को दे चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तमाम बड़े सवाल हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि हमारे साथ 2 विशेष गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो जुड़े हुए हैं। वही दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र जो कि सुभाषपा से का पक्ष रखेंगे, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी, शुरुआत करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं आपसे ही। तमाम तैयारियां लगातार चल रही हैं, प्रस्तावित चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। विपक्ष बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी या यशस्वी गृह मंत्री जी लगातार 5 साल 7 साल लगातार प्रदेश में आते रहे हैं। तो काशी के सांसद हैं, काशी में उस तरह आते रहे जैसे कोई सांसद नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य है, चलिए अशोक पांडे जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी की वजह से। हमारे साथ इस वक्त सृष्टि कश्यप जुड़ी हुई जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे कि विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। एक तरफ लगातार तमाम दौरे किए जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, तो भाई विपक्ष लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इन दौरों को आप किस तरीके से देखते हैं? दौरे सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी
स्टंट है, क्योंकि ये दौरे कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्वांचल के 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी हमारे गाजीपुर और उत्तर प्रदेश के बाकी बॉर्डरों पे। कहाँ थे ये दौरे जब लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे से हमारे किसान भाइयों को रौंदा? कहाँ थे? आज ये जो पुलिस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या इनके मंच पे आज भी अजय मिश्र टेनी इनके बगल में खड़े होंगे? क्या उनके साथ ये मंच साझा करेंगे? इस बात का हमें जवाब चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये दौरे नहीं किए जा रहे, ना उसकी भलाई के लिए किए जा रहे हैं। ये इनका डर है। कल इन्होंने जो 3 काले कानून वापस लेने की बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का डर है। 1 साल हो गए इस बात को, हमारे किसान भाई 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। क्यों नहीं ये 1 साल भर पहले डिसीजन लिया गया? साल भर से इनकी सत्ता में होने के बाद ये साल भर से अडानी और अंबानी के गोडाउन्स बन रहे थे। हर जगह रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी। जब हमारे कृषि भाई वहां पे मर रहे थे, उनकी शहादत हो रही थी अपने घरों से दूर, ये 700 परिवारों को क्या बताएंगे कि मुझे 1 साल का वक्त क्यों लगा? और इन्होंने बोल दिया कि मैं आपको समझा नहीं पाया, ये द्वीप जैसा कानून, आपके घरों के चिराग जल गए, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, आप उनसे जाके बोलेंगे कि मैं ये इतना अच्छा कानून आपको समझा नहीं पाया? कहाँ थे आप उस वक्त जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई? आप क्यों नहीं गए? उस वक्त भी आप अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करने आए थे लखनऊ, कुछ ही दूर था वो इंसिडेंट वाला प्लेस। आज भी आप क्या जाके मिलेंगे पीड़ित परिवारों से? आपने कल की अपने वक्तव्य में क्या आपने हमारे किसान भाइयों को श्रद्धांजलि भी दी 1 मिनट की? नहीं दी, क्योंकि ये चुनाव आता है तो आप चुनावी तौर पे स्टंट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक ऐसी पार्टी बन के रह गए जिसे जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना आता है और चुनाव करना आता है। जनता आपके खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, अब बस बहुत हो गया। ठीक है अशोक जी, चुनावी स्टंट कौन कर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि हमारा कोई चुनावी स्टंट नहीं है। मूल बात है, प्रधानमंत्री जी लगातार आते रहे हैं प्रदेश में। अशोक जी, प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं आए जब लखीमपुर की घटना हुई? प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं आए जब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी? जब आपके काले कानून की वजह से 700 किसानों की हत्या हुई, आपके काले कानूनों के 700 किसानों की आहुति दी है, तब क्यों नहीं गए वो मिलने किसानों से? संवेदनहीन सरकार है आपकी। सिर्फ हार का डर है, सिर्फ और सिर्फ हार के डर से आप आए हैं आज यहाँ पे। नेताओं को जेल भेजने वाले लोग अब नौटंकी बंद करें। प्रधानमंत्री ने बड़ा हृदय दिखाया है, उन्होंने किसानों के हित में वापस लिया है। अगर ये किसानों के हित में वापस लेना था तो ये काला कानून लागू भी क्यों किया गया? इमरजेंसी दिया था अशोक जी, अगर किसानों के हित में वापस लिया गया तो ये काले कानून क्या पहले किसानों के हित में नहीं थे जब इन्हें लागू किया गया? तो हमारा प्रधानमंत्री देश का ऐसा कानून लागू कर देता है जो किसानों के हित में नहीं होता है। अशोक जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है अशोक जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सिस्टर जी, ठीक है, नहीं थे ठीक है। मोदी बड़े हृदय वाले नेता थे, इसलिए उन्होंने वापस एक शब्द नहीं बोला आपने 700 किसानों की शहादत पे, एक शब्द नहीं बोला आपने लखीमपुर की हिंसा पे जो आपके मंत्री पुत्र द्वारा किया गया। कहा था अगर ये किसानों के हित में आज वापस, सुन लीजिए अशोक जी और जवाब दे दीजिए, 1 मिनट जवाब दीजिए। अगर ये किसानों के हित में वापस लिया गया तो इसे लागू ही क्यों किया गया? ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है, ठीक है अशोक पांडे जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। जैनेंद्र जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सिस्टर जी, आऊंगा मैं आपके पास, आपको भी समय दूंगा, आपको भी समय दूंगा, पूरा वक्त सबको दूंगा मैं। मेरे साथ और भी 2 गेस्ट है, उनसे भी सवाल पूछना है मेरे को, आऊंगा मैं आपके पास। जैनेंद्र जी, चुनावी स्टंट लगातार इसे कहा जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, और इस बीच में जब कृषि कानून वापस लेने की बात सामने आती है तो कहने का अपने आप में तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो सुभाषपा की तरफ से भी तो लगातार रैली की जा रही है, तो कहने का विपक्ष जब हंगामा कर रही है, जब ये कह रही चुनावी स्टंट है, तो चुनावी स्टंट में तो आप भी शामिल होते हैं। बताओ क्या देखिए। जैनेंद्र जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। जी,
जी सचिन भाई, मैं सबसे जी पहले बात शुरू करूंगा कि बिल्कुल। जो सरकार ने काले कृषि कानून वापस लिए हैं, तो अशोक भाई के लिए मेरा सवाल है, दीजिए, पहले आप इसके फायदे बता रहे थे, अब इसकी कमियां एक बार जरूर बताइएगा, क्या क्या कमियां हैं, किस वजह से वापस लेना पड़ा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के इस महीने से पहले तक 28 दौरे हुए हैं प्रदेश में, 2014, 17, 19 और पंचायत चुनाव के समय में। और वो बार बार यहाँ पे आए केवल चुनावों के समय में। बनारस उनका मतलब जहाँ से चुनाव लड़ते हैं बनारस, वहां पे जब कोरोना काल में लाशें बह रही थी गंगा में, तो वो एक वक्तव्य तक नहीं आया। यहाँ बनारस में आना बहुत दूर की बात है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो आप पूछ रहे हैं कि हम भी रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने का मतलब ही ये है कि चुनावों से 6 महीने 4 महीने पहले आना शुरू कर देते हैं वो, जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, और घोषणाएं करते हैं जो कभी धरातल पर उतरती नहीं है। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, अशोक भाई बैठे हुए हैं, कि बिहार में आपने 80,000 करोड़ की घोषणा की, जम्मू कश्मीर में 75,000 करोड़ की घोषणा की, बंगाल चुनाव के समय 1,15,000 करोड़ की घोषणा की। कितना धरातल पर उतरा, किसको मिला? बिहार की हालत वही है, जम्मू कश्मीर की हालत वही है, कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, बल्कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। और बंगाल की हालत वही है, आपके पार्टी के ही लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, और हारने वाले भी सभी जा रहे हैं टीएमसी में, तो आप इसको अपने अंदाज में मुझे बताइए कि क्यों जा रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे आता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड में थे, और बुंदेलखंड के लिए क्या किया वो मैंने कल बताया। आज प्रधानमंत्री जो शामिल होंगे वो डीजीपी आईजीपी मीटिंग में शामिल होंगे, और उसमें प्रमुख मुद्दे जो भी हों, वो तो आंतरिक बात है उनकी, जो भी होंगे, लेकिन दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है। जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बंगाल में चुनावों से पहले आईटी, ईडी, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, छापे पड़ने लगते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन तो साफ है कि क्या दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईडी के लोग भी और अजीत डोभाल जी भी शामिल होंगे, और उसके अलावा सीबीआई हेड भी शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो आपने पहले से तमाम सवाल खड़े कर दिए कि ये चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चुनावी जो लॉलीपॉप है वो लगातार जनता को थमाया जा रहा है। लेकिन जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है वो भी तो चुनाव से 6 महीने पहले एक्टिव हो गए हैं। नहीं, देखिए, सपा पहले भी सरकार में रही थी, और अभी भी वो, जब कोरोना काल चल रहा था, चारों तरफ हमारी भी पार्टी ने कार्य किया धरातल पर। हमारे कार्यकर्ताओं की फोटो हैं, आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं, आप अखबारों की कटिंग अलग अलग जिलों की अखबारों की कटिंग और सोशल मीडिया पर तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि चुनाव से कुछ दिनों पहले ही एक्टिव होना, ये कितना सही और कितना गलत है? मैं तो आपको कोरोना काल की बता रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री और भाजपा के मंत्रियों का अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, नामो-निशान नहीं था। ठीक है अभिषेक जी, अशोक जी आऊंगा मैं आपके पास, अशोक जी आऊंगा मैं आपके पास। अभिषेक राय जी, आप बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, और अगर वही अखिलेश यादव, अगर वही ओम प्रकाश राजभर, और वही अगर प्रियंका लगातार दौरे कर रही, चुनाव से 6 महीने पहले लगातार दौरे कर रही, लोगों से मुलाकात कर रही है, तो क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है? सचिन जी, बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ मैं आपसे, आप ही के सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जी पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस राज्य में चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर जी उसी में ज्यादा रैलियां क्यों करते हैं उस समय जब चुनाव के 6 महीने की बेला होती है? सीधा सवाल सीधा जवाब। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद आपसे बेहतर दे पाए। तो इनको जो हार का डर दिख रहा है ना, जो हमारी विजय रथ यात्रा निकली, जिसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी दल थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, और महान दल था, दूसरा जनवादी पार्टी थी, तो उनकी रथ यात्रा जो हमारी निकली पूर्वांचल से, जो गाजीपुर से लखनऊ निकली, जो 3.5 घंटे का एक्सप्रेस वे है, उसपे 16 घंटे दिन रात लोग इंतजार करते रहे उस रथ के लिए, और लोगों ने का प्यार और जनता का जन सैलाब उमड़ा। उसके डर से नासिक से लेकर दिल्ली की सरकार के चूल्हे हिल गए, और इन्होंने वो काला कानून वापस ले लिया, 3 काला कानून। और माननीय
प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है। और पहले यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके मंत्री उसके फायदे गिनाते थे, उसी काले कानून के। और क्यों वापस लिया, क्यों वापस ले लिया? अगर वो काले कानून आपके सही थे तो। ये सिर्फ चुनाव का डर है, इन्हें पता है ये हार रहे हैं, ये जा रहे हैं, जनता के दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने क्या नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या कहा, क्या शब्द इस्तेमाल किया था किसानों के लिए? इनके मंत्रियों ने क्या शब्द इस्तेमाल किया किसानों के लिए? 700 से ज्यादा शहादत हो गई, उस पर किसने श्रद्धांजलि अर्पित करी? ठीक है साहब, जान की मूल्य इनको हार के जनता सिखाएगी, इनको अपने वोट की ताकत से जनता सिखाएगी। ठीक है अशोक पांडे जी, जनता इनको माफ नहीं साफ करने जा रही है। ठीक है, माफ नहीं साफ करने जा रही है। ठीक है अशोक पांडे जी। मेरा देखिए, आपको बता दें कि पूरे देश में जब भी मोदी जी की सरकार पूरे देश में विकास के लिए जो भी फंड देती है या विकास का जो काम करती है, उस समय किसी प्रदेश में चुनाव रहता है और विरोधी दलों के लोग बताते हैं कि बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख के, उत्तराखंड के चुनाव को ध्यान में रख के सब किया गया है। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी आज तक यूपी में सो रहे थे 4.5 साल, 4.5 साल सो रहे थे, 5 साल जो लोग सो रहे थे अशोक जी, नाम 5 साल सो रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर के समय अशोक भाई आप लोग कहाँ थे? कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या है, आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे कोरोना की दूसरी लहर के समय? यादव बंगाल में 50 अशोक बने हुए भाई थे। ये जवाब दीजिए, कोरोना ठीक की है दूसरी लहर जैनेन्द्र के जी, समय जब लाशें बह रही जैनेन्द्र जी थी, अशोक तब जी को मुख्यमंत्री जवाब देने दीजिए। आऊंगा मैं आपके पास, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, एक एक जवाब दे। घरों में बैठ के ट्वीट करेंगे, जनता के साथ चीट करेंगे। अब सड़क पे 22 किसने चीट किया वो सबको पता है, किसने चीट किया सबको पता है, कौन सबसे बड़ा चीटर है वो सबको पता है। अरे आपने माफी मांगी प्रधानमंत्री जी ने, ये है लोकतंत्र की जीत, ये है जनता की जीत। हरियाली बनने वाले प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है। उत्तर प्रदेश में अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी का तो आदर कर लो अशोक जी, अशोक जी कम से कम प्रधानमंत्री जी का आदर कर लो, उन्होंने माफी मांगी है। ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, देखिए मैंने आपको मौका दिया ना, अशोक पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दिया। कोरोना संक्रमण काल में योगी आदित्यनाथ जी काम करते रहे, स्वयं कोरोना संक्रमित हो गए थे, ये बट ट्वीट करते रहे। अब जब चुनाव आ गया है तो जननेता बनने का खूब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है जैनेन्द्र जी, आऊंगा मैं आपके पास। सृष्टि कश्यप जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा और अशोक पांडे जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इनके हिसाब से किसान हित में बड़ा हृदय दिखा के 56 इंच का अगर ये काले कानून वापस लिए गए, तो ये 1 साल पहले किस हित में और किनके हित में ये काले कानून लागू किए गए थे? इस बात का ये जवाब दे दें। अगर हित, अभी अशोक जी रुक जाइए एक मिनट, अगर हित में वापस लिए गए तो किसके हित में पहले लागू किए गए थे? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या आज इनके जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे आईडी डीजीपी लोगों के साथ में, क्या उस मंच पे अजय मिश्र टेनी भी होंगे प्रधानमंत्री के साथ? और अगर नहीं होंगे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? लखीमपुर खीरी में हिंसा में जो लोगों की जान गई है उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये हमारा दूसरा सवाल है। क्योंकि और कब मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत वक्त हो चुका है और उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते आ रही है इनके कार्यकाल पे। किस तरीके से ये न्याय जो यहाँ पे चल रहा है वो एकदम राम भरोसे चल रहा है, इनकी न्याय प्रक्रिया। तो इसका हमें दूसरा सवाल है, क्या अजय मिश्र टेनी आज होंगे वहां पे? तीसरा सवाल ये है कि ये इतनी संवेदनहीन सरकार है, चुनाव के वक्त ही इन्हें हमारे उत्तर प्रदेश की जनता क्यों याद आती है? कोरोना काल में ये क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश? मजदूरों के पलायन में इन्होंने क्यों उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया, उन्हें पैदल पलायन करने को मजबूर कर दिया? क्यों इतनी संवेदनहीन सरकार आज जनता के बीच अपनी विजय यात्रा किस मुंह से निकालने आई है? ये आप लिख के ले लीजिए, विजय नहीं विदाई यात्रा है इनकी। ये बात हमारा इनसे 3 सवाल है, इन तीनों का सवाल का सीधा जवाब चाहिए। अशोक पांडे जी, किसान हित में वापस है, किसके हित में लागू किया गया? ठीक है अशोक पांडे जी,
मूल बात है कि कृषि वैज्ञानिकों से वार्ता करने के बाद उन लोगों ने एक शोध करने के बाद वो 3 किसान कानून लाया था। निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा संसद में सबके माइक म्यूट करके आपने पास किए थे जबरदस्ती ये बिल, असंवैधानिक तरीके से आपने ये काले कानून पास किए थे। किसानों को भड़काने का प्रयास करने लगे तो हमने कहा किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा कलेजा दिखाया है। उन्होंने कहा देखिए आप माफी वीर पार्टी से आते हैं, थूक के चाटना इसके ठीक है, ठीक है सृष्टि जी, माफी वीर पार्टी से आके थूक के चाटना इसी को कहते हैं, जो आपने आज करके दिखा दिया। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है सृष्टि जी, ठीक है आपने कहा कि माइक बंद कर गलत तरीके से तमाम बिल पास किए गए थे, तमाम कानून बनाए गए थे, किसके हित में ये कृषि कानून पास किए गए और किसके हित में ये बड़ा बदलाव जो है वो किया गया और कानूनों को वापस ले लिया गया। मुझे एक बात बताइए, आपकी तरफ से भी तो लगातार ये बात का विरोध किया जा रहा था कि ये कानून वापस लिए जाए। अब जब कानून वापस ले लिए जाए, कानून शुरू दिन से गलत था। अगर ये कानून वापस ले लिए जाए, इस कानून को वापस लेने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में आगे आने वाले चुनाव है। क्या इस मुद्दे का फायदा आपको नहीं मिल रहा था? क्या इस मुद्दे पर आप सत्ता पर काबिज होना चाह रहे थे? जिन्होंने वापस किया है, साल भर क्यों लगा इन्हें वापस करने में? हमारे 700 किसानों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी इस कानून के विरोध में? कांग्रेस उसका जवाब देंगे अशोक पांडे जी, उसका जवाब देंगे। लेकिन आप ये बताइए, आरोप तो ये भी लग रहे हैं, सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब एक मुद्दा कम हो गया। जिस मुद्दे के आधार पर आप 1 साल से लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, वो मुद्दा खत्म हो गया आपके पास से। बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। कांग्रेस हमेशा से किसानों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। आज भी आप प्रियंका गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मोदी जी को चिट्ठी लिखी है लखीमपुर हिंसा के मामले में, क्या अजय मिस्टर टेनी पे क्या कार्रवाई होगी? ये किसानों के ही मुद्दे हैं। लखीमपुर में जिन किसानों ने जान गंवाई है वो भी किसान ही हमारे भाई बहन थे, तो कैसे मुद्दा? और हमारा मुद्दा किसानों के लिए इंसाफ दिलाना है, और वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। ना ही हमारे 700 किसान भाई बहनों के परिवार को इंसाफ मिला है, ना ही हमारे लखीमपुर के परिवार को इंसाफ मिला है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और किसान भी अभी अपने बॉर्डर से हटेंगे नहीं जब तक उनकी एमएसपी पे वहां पे गारंटी की बात ना हो जाए। ये सिर्फ उन्होंने एक चुनावी जुमले भेज दिए हैं कि हम वापस ले रहे हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापस पास नहीं होगा, इस चुनाव को वहां से रिपेल नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और एमएसपी पे भी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आऊंगा जनेंद्र जी। जनेंद्र जी, हेलो, जो सचिन भाई, अभी अशोक जी जो बात कह रहे थे, कोरोना काल में योगी जी काम करते रहे और खुद कोरोना पीड़ित हो गए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। कोरोना काल में वो काम कर रहे थे, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, आखिरी चरण से 2 चरण पहले तक, 7-8 चरण शुरू के 4-5 चरण तक वो बंगाल में चुनाव प्रचार करते रहे। आपको खाली भाषण करना है। अशोक भाई, बात को सुन लीजिए, ठीक है, और थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी बेचैनी बता रही है कैसे भाजपा चुनावों में हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। हमारी सरकार फिर आ रही है। नहीं आ रही है तो आराम से धैर्य से सुनिए, ठीक है, आराम से थोड़ा धैर्य रखिए। बोलिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे योगी जी, उसी की वजह से बंगाल में जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसकी वजह से कोरोना पीड़ित हुए, और वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिए जमीन पर, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जब वो स्वस्थ होकर वापस आ गए कोरोना से, मतलब उनके संक्रमण दूर हो गया और एंटी जो बॉडी है वो डेवलप हो गई, उसके बाद वो 1-2 दिन को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह हेलीकॉप्टर से घूमे थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आता हूं मैं किसानों की बात पे। तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात को लेकर 2014 और 17 में ये सरकार आई थी, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, 2019 में दोबारा सत्ता में आई, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय उनकी जो लागत है वो दोगुनी हो गई, उनकी जो आय है वो आधी रह गई है। जो किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। 11 महीने से किसान धरने पर बैठा हुआ था, 1 साल लगभग हो गया था। 16-17 नवंबर को कानून पास हुआ था, उसके बाद से लगभग 1 साल हो गया, और किसानों के
750 लगभग किसानों के ऊपर मृत्यु हुई उनकी, और कितने ही हजारों किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहकर उनके ऊपर एफआईआर लिख दी गई। जो किसान आम व्यक्ति की तरह यहां आया था वो यहां से पे बैठे बैठे अपराधी बन गया। एफआईआर लिखी जा चुकी है कई लोगों के ऊपर, हजारों लोग ऐसे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे उनको घरों में नजरबंद करके यहीं पर उनके ऊपर एफआईआर लिखी। जो उत्तराखंड और पूर्वांचल से आने वाले किसान थे उस समय उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। हर जिले के बॉर्डर पर उनको रोका गया, वहीं पर उनको नजरबंद किया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं किसानों के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने बुंदेलखंड में भी देखा, मैंने कल भी बताया था, बुंदेलखंड के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जल है और दूसरी समस्या बेरोजगारी है। 60% बुंदेलखंड का युवा बेरोजगार 2019 से पहले था और आज की डेट में 80% है। बुंदेलखंड में पानी किसी भी तालाब, किसी भी नलकूप में नहीं है। जो 366 करोड़ नलकूपों पर खर्च किए थे सरकार ने, उन नलकूपों में पहले दिन से ही पानी नहीं था। हजारों करोड़ रुपए कुएं खोदने के ऊपर खर्च किए गए, जैनेंद्र जी, खोदने पर खर्च किए गए। देखिए खामियां गिनवाना बहुत आसान है, हम मानते हैं कमियां हैं और उसे पूरे करने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आपका हक बनता है कि आप सवाल खड़ा करें, लेकिन जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया उस पार्टी में भी किस तरीके से बेरोजगारी थी, कितना भ्रष्टाचार था, कितना करप्शन था और किस तरीके से आप माफिया थे, ये सभी लोग जानते हैं। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल खड़ा करने से पहले आप ये भी देखिए कि आखिर आप किस तरीके से और आपकी भूमिका क्या है। सृष्टि जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ठीक है। आपने कहा कि लखीमपुर खीरी की पूरी घटना जो है वो आपने देखी, हमने देखा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी तो केस दर्ज किया गया था, आपको भी याद होगा हरियाणा में। तो उस वक्त तो ऐसी कोई मांग नहीं उठी थी कि प्रियंका गांधी को अपने मेंबरशिप से रिजाइन देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने गाड़ी के नीचे किसानों को कुचला था। रॉबर्ट वाड्रा इस देश के गलत होता है। सृष्टि जी चोरी होती है और अपराध होता है। के ऊपर आपने जांच बिठाई, उनको 8-12 घंटे आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए, क्यों नहीं जेल भेजा उन्हें? उन्होंने जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया तो वो गए ना। तो आप कहाँ एक रॉबर्ट वाड्रा एक इंडिविजुअल इंसान का कंपैरिजन कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री के साथ में? देखिए रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है, आप भी जानती हैं। बिल्कुल। और उस वक्त मुख्यमंत्री और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन पर भी जांच गिरी थी, उनका भी नाम सामने आया। आपका ये सवाल बहुत ही बेबुनियाद है, बिकॉज रॉबर्ट वाड्रा को आप एक आदमी माने या ना माने, लेकिन वो एक आम इंसान है। वो मंत्री पद पे नहीं बैठे, वो गृह राज्य मंत्री नहीं है, ना ही उनके गाड़ी के नीचे हमारे किसान कुचले गए थे। आज बात होगी मोदी के विजिट की। क्यों ये संवेदनहीन इंसान उस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे जब उत्तर प्रदेश के 700 से ज्यादा किसान वहां गाजीपुर बॉर्डर पे? आप चलिए ठीक है, आज का मुद्दा है। आपने सवाल किया था अशोक पांडे जी से, मैंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि गलती जो करेगा पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए या फिर उसके पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। कांग्रेस के वक्त आप लोग सड़कों पे उतर आते थे, अगर एक रेलवे ट्रैक से अगर ट्रेन भी उतर जाती थी तो कांग्रेस के वक्त में हमारे मंत्री उस वक्त इस्तीफा देते थे नैतिकता के आधार पे। वो आदमी गृह राज्य मंत्री बना रहेगा और आप उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों को न्याय मिलेगी? चलिए ठीक कौन सा बेबुनियाद स्टेटमेंट है? अभिषेक जी, नैतिकता के आधार पे उसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए था। आऊंगा ठीक है, आऊंगा मैं, आता हूं मैं आपके पास। अभिषेक जी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ना उनके बेटे के ऊपर। अभिषेक जी पहले बेटे को तो आप इंसाफ कराइए, जांच करवाइए। ब्लास्ट होता है तो इनका मुख्यमंत्री 4 बार कपड़ा बदलता है। अशोक पांडे जी आऊंगा मैं आपके पास, अशोक पांडे जी आऊंगा मैं आपके पास। अभिषेक राय जी बोलिए। कपड़ों की बात करेंगे ना तो मोदी जी के पूरे कपड़ों का लिखा हुआ है यहाँ पे कच्चा चट्टा। कितने लाखों का सूट पहनते, कितने लाखों का चश्मा पहनते हैं। हमें भी मालूम है कौन नेता क्या कपड़े पहनते, कितने महंगे कपड़े पहनते और उनकी जीवन शैली क्या है। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी रुक जाइए। ठीक है मेरा अनुरोध है आपसे एक कर बात करें, एक कर बात करें। ठीक है वालों सरदारों का नरसंहार करने वाले न बोले।
क्या अशोक पांडे जी, ठीक है। आपसे तो कुछ ढंग की बात की उम्मीद तो मैं कर नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि आप भाजपा अभिषेक को राय जी। रिप्रेजेंट करते हैं। है। सवालों के जवाब तो देने ठीक है, आपको ठीक आते है। नहीं है। अशोक पांडे अगर हम जी, आपसे सवाल अशोक पूछ रहे पांडे हैं कि जी, किसानों अशोक पांडे जी, सृष्टि जी, शांत हो जाएं, शांत हो जाऊंगा मैं आपके पास। ये बात बहुत ठीक है, गलत है। ठीक है। अगर आपने 700 से ज्यादा किसानों के ऊपर कफन पहना दिया तो आप किस हक से यहाँ पे कपड़ों की बात कर रहे हैं? किस बेशर्मी से यहाँ कपड़ों की बात कर रहे हैं? किसानों के सरदारों के हत्यारे सज्जन कुमार जैसे लोग चुप हो जाएं, इमरजेंसी लगाने वाले चुप हो जाएं। ठीक है अशोक पांडे जी, रुक जाइए। अशोक अभिषेक पांडे राय जी, जी, आज की बात पे क्यों नहीं आप बात कर रहे? क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? कि अगर आज 56 इंच का वो सीना बड़ा करके दिखाया चुनावी डर से, एक डरपोक कायर इंसान की तरह, तो कहाँ था वो 56 इंच का सीना और किसके लिए था 1 साल पहले जब ये काले कानून बिना ठीक है। बच के अलोकतांत्रिक तरीके से ठीक है लागू किए गए अशोक पांडे जी, आप दोनों से आपका अनुरोध है मेरा। जवाब चाहिए सुनिए और सुनिए कब अजय सुनिए मिश्र सुनिए, मेरी टेली बात को सुनिए, मेरी बात बर्खास्त किया सुनिए। जाएगा? सृष्टि कब जी मेरी बात सुनिए, लखीमपुर के किसानों सृष्टि को जी, इंसाफ मिलेगा? सृष्टि जी मेरी बात इन सुनिए। तीनों सवाल का ठीक आप है, जवाब दे ठीक है, दीजिए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब अशोक पांडे देंगे। अब जरा पानी पी लीजिए, अब जरा 1 मिनट रुकिए आप। अभिषेक राय जी बोलिए। सचिन जी, मैं अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या कहते हैं गृह राज्य मंत्री जी के बेटे ने गलती की तो उनको सजा मिलनी चाहिए जी। थी। मैं यही सवाल आपसे पूछता जी। हूँ, अगर विकास दुबे ने अगर अपराधी था तो खुशी दुबे की क्या क्या गलती, क्यों वहां उसका घर गिरा दिया गया, क्यों वो जेल में? कह रहे हैं ना, एक देश एक कानून एक नियम की बात करने वाली है सरकार, इस तरह से करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 302 के क्या हर मुलजिम के साथ बैठा के इन्विटेशन देते हो तुम लोग? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी और इनकी घबराहट और छटपटाहट बहुत अच्छी लग रही है। जनता का डर और जो कहते हैं ना लोकतंत्र की जीत है, बाबा भीमराव साहब के बनाए हुए संविधान की जीत है कि 12 महीने 15 महीने आंदोलन चला और ये सरकार को, तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पड़े। इसी तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जिसको ये आजादी के बारे में नहीं पता, जो इनके जिनको पद्मश्री देते हैं, एक एक्ट्रेस को जो कहती है कि 2014 में आजादी मिली, बताए क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई? उन शहीदों के लिए, उन जो हमारे बलिदान कर गए आजादी के देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी सेनानियों के लिए, हमारी सेना के लिए, इस तरह का वक्तव्य देते, उसको पद्मश्री देते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है सबको समझ में आता है। और इनका डर बहुत अच्छा है, इनका डर बहुत अच्छा है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी महंगाई पे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर इन्हें समझ में आया, सुन लीजिए अशोक पांडे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पांडे जी उम्र का लिहाज कर रहा था, प्लीज सुने। पांडे जी सुन रहे हैं, मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, सुन लीजिए। पांडे जी कड़े सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जिस दिन पूछूंगा जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलिए। सुन लीजिए पांडे जी, ठीक है, ठीक है, बोलिए। पांडे जी सुनिए बात। इनके अंदर इतना डर है कि अभी महंगाई पे बात नहीं कर देते। 2014 में इनका नारा था महंगाई तुम्हारा अपना भाजपा सरकार। अब क्या इनके लिए बुआ बन के बैठी हुई है? टाइम थी 2014 में, उसकी बात नहीं करते। अभी इनको अगर हार कर उत्तर प्रदेश में हारेंगे, आप देख लो, जनता को पता है कि महंगाई भी कम हो जाएगी, चाहे कि किसी और राज्य में होगा। उपचुनाव हारे, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, हमारी विजय रथ यात्रा देखी, 3 किसान बिल वापस ले लिए। तो ये डर बहुत अच्छा है, इनको डर होना चाहिए, जनता का डर। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि जो विपक्ष ने और जो किसानों ने, जो नौजवानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को उनको जीत मिली है। लेकिन हमारी मांग है कि ये 3 काले कानून विशेष सत्र बुलाएं संसद का और उसमें इसे तुरंत निरस्त करें, तुरंत निरस्त करें इसको 3 काले कानून को। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी पार्टी अब डर चुकी है, जनता की नाराजगी उस वक्त दिखेगी जब इलेक्शन होंगे और जब रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है इस टाइम कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? अच्छा जी, देखो क्योंकि देखिए सवाल इसलिए है, ठीक है, ठीक है, अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर क्या आम जनता भरोसा कर सकती है
वो पार्टी जिस पर तमाम ये आरोप लगे हैं कि करप्शन सबसे ज्यादा आपकी पार्टी, आपकी सरकार में हुआ, वो माफिया आपकी पार्टी से थे। इसके अलावा खास तौर पर मुस्लिम यादव की जो रणनीति आपने अपनाई थी, उसमें किस तरीके से पारदर्शी तरीके से कहीं पर भी किसी की नौकरी नहीं लगी, तो क्या आम जनता समाजवादी पार्टी पर करे भरोसा? आप बताएं। हाँ सचिन जी, लेट मी आंसर यू। ओके, टेल मी। 7 साल से केंद्र में इनकी सरकार थी। 2014 में रुपया जो आईसी में था डॉलर के मुकाबले आज कहाँ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कहते थे रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए कि वो करप्शन में फंसे हैं। 7 साल से सरकार थी, क्या किया उन्होंने उनके ऊपर? कुछ किया? ये सिर्फ अंदर आरोप लगाते रहते हैं। ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ईडी और उससे डरा के सीबीआई से लोगों को, हमारे सबको दलों को डरा के और ये लोग की हत्या करने का काम करते हैं। हमें निकलने नहीं देते। इतना इन्होंने दम हमें समाजवादी पार्टी और विपक्षियों को रोकने में लगा दिया। 10% भी उत्तर प्रदेश में काम कर दिया होता तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती कि तो वो काम आपने क्यों नहीं किया? अभिषेक जी, वो काम आपने क्यों नहीं किया? अगर वो काम आप कर दिए होते, अगर वो काम आपने किए होते, अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए होते, अगर आपने हाईवेज बनवाए होते, अगर आपने स्कूल पर काम किया होता, तो आज आप सत्ता में रहते। अभिषेक जी सुनिए, आपने कहा कि तमाम काम अगर अच्छे बीजेपी ने किए होते तो आज वो आगे होती। ये काम आपने क्यों नहीं करवाए? अगर आपने मेडिकल कॉलेज पर काम किया होता तो आज हेल्थ सिस्टम अच्छा होता। अगर आपने हाईवेज पर काम किए होते तो आज सड़कें अच्छी होती, कनेक्शन अच्छा होता, कनेक्टिविटी अच्छी होती। हमारी सरकार ने, सचिन जी, हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस पे काम किया। हमने शिलान्यास किया, हमने पीजीआई बनाई, सैफई पीजीआई, आजमगढ़ पीजीआई, जिसने कोरोना काल में जान बचाई, वो हमारी है। 108 समाजवादी एम्बुलेंस, इसका नाम उन्होंने बदला, वो हमारी है। 100 नंबर 900 तो हमने बनाया, 109 तो हमने बनाया। हमने लखनऊ आगरा रिकॉर्ड टाइम में दिया। हमने ठीक है अशोक पांडे जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अशोक पांडे जी रुकिए, अशोक पांडे जी रुकिए, आऊंगा मैं आपके पास। हाँ ठीक है अशोक पांडे जी, अभिषेक जी ने कहा ठीक है, ठीक है, हम लोग सरकार बनाई, इन्होंने जनता को झूठे सत्य दिखाए। ठीक है, ठीक है अशोक पांडे जी, अभिषेक जी की बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा कि जितने भी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है वो तो वही लगातार करते आए हैं, फिर आपने क्या किया है? देखिए, आपको बता दें, हम 4.5 साल तक जो भी काम करते रहे, अखिलेश जी घर में बैठ के ट्वीट करके बताते रहे, कह रहे तो हम भी सोचे, बस ये सोचे रहते थे। रामनगर का एक पुल इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब से शुरू हुआ, मायावती आके चली गई, अखिलेश जी चले गए, नहीं शुरू हुआ। जब योगी जी ने 6 महीने में शुरू कर दिया तो अखिलेश जी ने कहा अरे तो हम भी सोचे थे। जैसे हमने वैक्सीन बना लिया तो अखिलेश जी ने कहा हमारी सरकार आएगी रही तो हम भी बना लेंगे। अब तो 22 किस्म का समाजवादी मित्र लेते आए हैं, ओम प्रकाश जैसा मित्र लेते आए हैं, सर्वत्र घूम रहे हैं और नगरी नगरी द्वारे द्वारे। और अब तो इनका इतिहास का भी ज्ञान इतना बढ़िया हो गया है कि देश के अखंडता के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना से छोटा मानने लगे हैं। ये महान लोग हैं। अखिलेश जी महान होते होते महीन होते जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। उन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैनेंद्र जी, पढ़ने की जरूरत किसे है? अशोक पांडे जी, बिल्कुल, 2014 मैं बता देता हूँ की कि अशोक जी को शायद नहीं पता है कि अभी कल परसों ही इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो रावण से शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण की जगह भरत को भेज रहे थे। ये राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करनी जो जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रगुप्त और सिकंदर का युद्ध करवा रहे थे और चंद्रगुप्त को जीता हुआ बता रहे थे, जबकि चंद्रगुप्त उस समय 16 साल के थे। भारत का बंटवारा किया, अशोक पाकिस्तान भाई बनवाया। थोड़ा सा पेशेंस रख के सुना कीजिए। अशोक भाई थोड़ा सा सुना कीजिए, थोड़ा शांत रहिए। बीच में मत बोलिए। अशोक जी आऊंगा मैं आपके पास। देखिए ऐसे ना कर, एक डिबेट की डेकोरम होती है, डिबेट की एक डेकोरम होती है, उसे मेंटेन करें प्लीज, प्लीज। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है। इनसे सवाल पूछो तो सवाल का जवाब नहीं आता है इनके पास। सवाल का जवाब अशोक खेमका का जिसने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR लिखवाई थी, जो वो दर मारा फिर रहा है, वो IAS कहाँ है? आपकी हरियाणा में सरकार थी, आपकी हरियाणा में आज भी है, राजस्थान में आपकी सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये नकली FIR लिखाई गई थी उनके ऊपर? आपने अभी तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? जो गृह राज्य मंत्री जो कि आशीष मिश्रा है, उसका मतलब उनके लड़के का
उसके ऊपर क्या कार्रवाई की अजय मिश्रा जी के लड़के आशीष मिश्रा के ऊपर? अभी केवल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी पूरे विपक्ष की हाई तौबा के बाद हुई है। वो 10 दिन तक इंटरव्यू देता रहा, बड़े बड़े चैनलों पर बैठ के अपने घर से उनके स्टूडियो में जाके। वो निष्पक्ष पुलिसिया कार्रवाई थी और पुलिसिया कार्रवाई थी, तभी पुलिस उनको कह रही थी कि चलिए मैं आपके घर पे आ जाता हूं। मत बात करिए निष्पक्ष पुलिसिया कार्रवाई की, वरना अभी यहाँ पे नारे लगी है पुलिस के उसमें बैठे हुए कितने अत्याचार पुलिस करती है आपके उत्तर प्रदेश बिल्कुल, की। गृह राज्य मंत्री जब बाप है तो फरार तो हो गई, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी उसे, कैसे ढूंढ लेगी? फरार था महाराष्ट्र का गृह मंत्री, आपने एक भी बात चिन्मयानंद का नाम लिया, कुलदीप सेंगर का नाम लिया, आप एक बार भी नाम लेके बताइए कि कुलदीप सेंगर से मिलने आपके सजा होने के बाद आपके एमपी साक्षी महाराज क्यों मिलने जाते हैं? क्यों बार बार उनको ट्वीट करके बधाई देते हैं जन्मदिन की? अशोक पांडे जी इतना मत बौखलाइए, मानसिक दिवालिया मत दिखाइए अपना। हमारे सवाल इसका जवाब तो दे नहीं पाए। अशोक खेमका जो IAS है, जिसने रॉबर्ट वाड्रा के आप जवाब दे, सरकार ही नहीं है कि आप जवाब दे पाए। जयेंद्र जी, ठीक है अशोक जी, डरी हुई है, मैं आपका जवाब देता हूँ। मैं अपनी पार्टी की भूमिका बताता हूँ इस चुनाव में। 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी तो 14 साल के प्रवास के बाद हमारे कंधों के सहारे इस सत्ता में आई थी। पिछले 1.5 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पटाने के लिए और उनको अपने साथ मिलाने के लिए टीमें बनाई गई है, कि आप हम अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। गृह मंत्री फरार है, उसको भी देखें। अशोक पांडे जी, आपकी हार आपकी बातों में झलक रही है कि आप एक डरे हुए इंसान के तौर पे आप बैठे हैं, जिसको पता है कि हम मारने वाले हैं। अशोक पांडे अभी जी, देश का प्रधानमंत्री, देखिए चुनौतियां हैं, ठीक है चुनाव के प्रचार में ठीक है जयेंद्र जी, एक मिनट, जयेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है चंद्रगुप्त नहीं था। जनता ने इनको नकार दिया है, ये भी जानते हैं। 84 के दंगों का मैं बताता हूँ। 49 ऐसे अशोक पांडे जी ये बता दीजिए, जब मोदी जी ज्यादा डरे हुए तो है नहीं ना, जिन्होंने दिल्ली हिंदू में फैसले लिए थे, जिन्होंने अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनवा दिए थे, अब वो उनके ऊपर क्या करेंगे? चलिए ठीक है अभिषेक राय जी, ठीक है अभिषेक राय जी का पास यहाँ पर आना चाहूंगा। अभिषेक राय जी, ठीक है, एक मिनट जरा शांत हो जाएं। अभिषेक राय जी अपना फ्रेम से करें आप। अभिषेक जी, एक सवाल लगातार यहां पर यह पनप रहा है कि देखिए तमाम खामियां सामने आ रही हैं, आपके भी तमाम सवाल है, अशोक पांडे जी जवाब के कर दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका की, तो आखिर किस तरीके से आप रोकेंगे बीजेपी को? क्योंकि देखिए लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरोकार के मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आखिर जब ये तमाम सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, तो इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होगी और किस तरीके से आप आने वाले वक्त में रणनीति बनाएंगे कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़े? ऐसा बेतुका सवाल है आपका कि इस तरीके से भाजपा को सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने, उसमें क्यों नहीं बात करेंगे राष्ट्रवाद का क्या मुद्दा है? वो आज महंगाई पे क्यों नहीं बात हो रही है? जब भाजपा को किस बात का सपोर्ट, जब इनके विधायकों को गली में पीटा जा रहा है। हमने महंगाई के मुद्दे पर बात की है, हमने महंगाई के मुद्दे पर बात की है। जितना समय सुनिए सृष्टि जी मेरी बात सुनिए, जितना समय अशोक पांडे को मिला है उतना ही समय मैंने आपको दिया है। आपको सवाल पूछने का हक दिया है मैंने, आपको सवाल पूछने का हक दिया है मैंने, तो आप ये ना आरोप लगाएं कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, हमारा काम हमें मालूम है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, सब जो मुद्दे उसमें भाजपा को सपोर्ट मिल रहा है, तो जानना जरूरी है कि अरुणाचल में, उत्तराखंड में और लद्दाख में हमारी सीमाओं में चाइना ने जो अतिक्रमण किया है, पेंटागन जैसी रिपोर्ट आई है जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है आज यहाँ पे। राष्ट्रवाद को ये तभी ले आते हैं, राम को लाते हैं, राष्ट्रवाद को लाते, जबकि रामायण की इनको ज्ञान नहीं होता, सिर्फ राजनीति यूज कर लेते हैं, राजनीति भर के लिए। सृष्टि जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सुनिए आरोप लगाने से पहले आप देखिए कि आप कहां पर खड़ी हैं, आपकी पार्टी कहां पर खड़ी है। रेलवे ट्रैक्स जो वहां बिछवा दिए गए, अब तो मुझे इस बात का डर है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है।
ठीक है, ISIS का ठीक है। एक लेकिन भाई बताऊंगा अभी तो ये सपा, कांग्रेस, भाजपा का डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। जो बार बार आप ये कमेंट कर रहे हैं सभी पार्टियों के लिए, भाजपा को छोड़ के। भाजपा आप कहां मुझे पर खड़ी बताइए है कि वो आप जनता ही जानती है। decide करेंगे मेरी बात कि- सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। अगर नहीं, आप पर नहीं, आरोप मैं- लग आप रहे हैं, मेरी बात मेरी का बात जवाब सुनिए, दीजिए। आप मेरी बात सबको सुनिए। बार-बार taunt कर रहे हैं कि आप मैंने किसी को कैसे- सपोर्ट नहीं आपकी किया पार्टी कहां है, खड़ी मैंने आप किसी खुद को का सपोर्ट देखिए। नहीं किया है। आपने सवाल नहीं, पूछा, सपोर्ट नहीं अशोक किया, पांडे जी ने आप जवाब बार-बार दिया। सभी पार्टियों सुनिए पर मेरी बात आरोप सुनिए, कर रहे हैं, मेरी भाजपा बात को सुनिए। छोड़ ये के बहुत विपक्ष आसान के काम है, ऊपर। ये बहुत आसान काम है आप सभी को, नहीं, आप सभी ये के बहुत लिए। आसान और सिर्फ काम है आप कि नहीं, आप अपनी सिर्फ पार्टी आपकी का पार्टी देखिए नहीं, कहां सिर्फ खड़ी आपकी है। पार्टी नहीं, मैं सभी की बात कर रहा कोई भी हूं। और पार्टी ना ही खड़ी है मैंने यहाँ पर किसी लोकतंत्र पार्टी में, को तो सपोर्ट जाहिर किया सी है। बात है अगर कि अगर चुनाव खामियां आयोग हैं, अगर सरकारी खामियां हैं, संस्थाएं अगर आदेश गलती की है, वजह से खड़ी तो हम हुई यहाँ है, पर बैठे हैं, संविधान सवाल की पूछने वजह से के लिए। खड़ी सवाल हुई है। पूछा हमने, सवाल पूछा हमने। सवाल हमने उस वक्त भी नहीं, पूछा अब सवाल जब पूछिए। कुलदीप सिंह सेंगर मैं के ऊपर राष्ट्रवाद कार्रवाई की नहीं हो रही बात थी, करता हूं। कल जब विकास गलत दुबे के स्टेशन ऊपर में कार्रवाई जा नहीं हो रही रहे थी। थे। सवाल हमने पूछा था और आज ही हम पूछ रहे हैं। नहीं तो ये आप बात पूछिए, लिख के ले लेकिन लीजिए। उसको सिर्फ और सिर्फ तहजीब से चुनावी और स्टंट में धैर्य जिस के साथ तरीके से पूछिए। इन्होंने आप काले कानून अगर वापस बात लेने को की बात ऐसे की कहेंगे है, कि आपकी ये पार्टी अगर कहां चुनाव खड़ी है बार जीतते बार हैं, और उसके बाद खुदा जवाब भी ने नहीं खास्ता सुनेंगे अगर कि ये चुनाव मैं जीतते बताना हैं चाह रहा हूँ तो या ये बाकी यही लोग काले बताना चाह कानून रहे हैं, किसी पार्टी और का नए आपको तरीके से आत्मविश्वास वापस से लेके हो पाएगी। जरूर आएंगे, वरना अडानी और अंबानी इन्हें प्रधानमंत्री बने नहीं रहने देंगे, जिनके बैकिंग पे ये आज तक चलते आए हैं। उन्होंने इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनमें ऐसे ही नहीं किया कि ये 1 मिनट में चुनाव के लिए अपने वापस लेके चुन ले। लोग हैं। इतना तो मान लीजिए अशोक पांडे जी, अगर सचिन आप भाई, कल को गलती से मैं जीत कल की गए बात तो बताता हूँ आप ये आपको। काले कानून दोबारा लेके आएंगे, नए तरीके से लेके आएंगे और जनता आपके इस झूठ को, आपकी इस फरेब को अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए आपकी तो विदाई होने वाली है। हिंदू हम तो मैं शिकायत कल की करेंगे। बात बताता हूँ। कल फिर हिंदू को कल ले आया पश्चिमी उत्तर क्यों? प्रदेश में गढ़ मैं स्टेशन हिंदू में में बहुत नहीं बड़ा चाहती मेला आप लगा मेरा था। धर्म डिस्कस करें, यहाँ पे अपनी गंगा राजनीति जो की दशहरा का करेंगे, मेला है कौन पश्चिमी बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर लगता है। गंगा दशहरा मेला जहां लगता है वहां से जस्ट 5 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा पड़ता है। एक एक व्यक्ति से कल टोल लिया गया था और ये बात कहते हैं कि मुगलों के टाइम में जजिया लिया गया था। कल के दिन क्यों टोल नहीं बंद किया गया? कितनी हिंदू हितैषी या राष्ट्र प्रेम वाली सरकार है, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जबकि देखिए टोल सुनिए, प्लाजा चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है और हमें सबको मालूम है, आपको मालूम है कि चुनाव नजदीक होते हैं तो हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें, हर धर्मों का सहयोग और हर वोटर की तमाम तैयारियां जो है वो होती हैं। लेकिन अभी आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर जनता कैसे सपोर्ट करती है और सत्ता पर काबिज कौन होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और बड़े इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सुना आपने किस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जनता कैसे चुनती है और आखिर सत्ता पर कौन काबिज होता है। एक ब्रेक।